हे फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होगा टैक्सेशन से रिलेटेड। आज हम बेसिक्स करेंगे टैक्स का कि टैक्सेशन होता क्या है। धीरे धीरे हम उसमें भी प्रोग्रेस करेंगे कि टैक्स रेट क्या होते हैं, टैक्सेशन में टैक्स कैसे लगता है, किस पर्सन को कैसा टैक्स लगता है। स्टार्ट करते हैं हम टैक्स से रिलेटेड। हम टैक्स के अंदर एक्ट पढ़ेंगे तीन। एक पढ़ेंगे इनकम टैक्स। एक्ट नहीं होंगे, एक टाइप का, मतलब तीन जगह से हम टैक्स कलेक्ट करेंगे टोटल। इनकम टैक्स एक्ट। टैक्स हम इधर पढ़ेंगे सिर्फ इनकम टैक्स, मतलब हम इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं हमारे जीएसटी वगैरह वो नहीं पढ़ेंगे इसमें। हम सिर्फ डायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे जिसमें सिर्फ इनकम टैक्स है। ओके। हमारा इनकम टैक्स एक्ट है 1961। फिर उसके बाद उसको कंपनी करता है इनकम टैक्स रूल्स जो है 1962। लेट में चेक ऑडियो आ रहा है कि नहीं, एक सेकंड, मैंने चेक नहीं करा। ऑडियो आ रहा है। सो वेयर फॉर वही। ओके, इनकम टैक्स एक्ट जो कंपनी कर रहा है रूल्स 1962। साथ में हम पढ़ेंगे फाइनेंस एक्ट 2020। ठीक है। अब ये हमारे जो एक्ट है, आप कोई मॉडिफिकेशन आती है ना जब एक्ट के अंदर, तो हम उसको एक्ट में नहीं चेंज करते हैं, या तो पूरा नया एक्ट लाना पड़ेगा, या तो हम छोटी छोटी माइनर जो चीजें होती हैं वो नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स या फिर केस जो कोर्ट वर्डिक्ट देता है उसके ऊपर से हम उनको पिकअप कर लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रेड विद इन सब चीजों को हम क्या करेंगे, रेड विद सर्कुलर्स। सर्कुलर्स। साथ में हम पढ़ेंगे नोटिफिकेशंस। नोटिफिकेशंस एंड क्या बोलेंगे, कोर्ट वर्डिक्ट। कोर्ट वर्डिक्ट। ठीक है। एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो सर्कुलर्स है ना, वो कौन इशू करता है, वो करता है सीबीडीटी। सीबीडीटी की फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। ठीक है। जो नोटिफिकेशन है वो इशू करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बेसिक्स है बिल्कुल कि इनकम टैक्स में क्या क्या आता है। ठीक है। कोर्ट वर्डिक्ट ये तो हमें पता है सबको। हाई कोर्ट, पहले सुप्रीम कोर्ट लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ज्यादा बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट, क्या स्पेलिंग लिख रहा हूँ मैं, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है। मतलब हम जब टैक्स पढ़ते हैं तो हम कहेंगे कि हम इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स रूल पढ़ रहे हैं 1962, फाइनेंस एक्ट पढ़ रहे हैं 2022, और उन सब के साथ हम रीड कर रहे हैं सर्कुलर जो सीबीडीटी इशू कर रहा है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन, नोटिफिकेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर रहा है, और कोर्ट वर्डिक्ट जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में केसेस होते हैं उनके, जो उन्होंने वो निकाले होते हैं, क्या बोलते हैं, वर्डिक्ट निकाले होते हैं। ठीक है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है, बेसिक सा क्वेश्चन कि टैक्स कितने टाइप का है, टैक्सेशन के टाइप्स क्या हैं। ठीक है। दो टाइप के होते हैं टैक्स। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। ठीक है। इनका मतलब अभी समझते हैं। डायरेक्ट टैक्स में आ जाता है इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में आ जाता है जीएसटी, जीएसटी, कस्टम। ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। हमें तो पता चल गया कि टाइप्स दो टाइप के, एक इनडायरेक्ट और एक डायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स जैसे नाम बोल रहा है कि डायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब ये एक, अगर किसी पर्सन पे लग रहा है तो सिर्फ वही पे करेगा, उसकी लाइबिलिटी पास ऑन नहीं हो सकती किसी और पर्सन से। सपोज ये एक बंदा है, ठीक है, इसका नाम है मोनू। ठीक है। और ये एक बंदा है,
मान लो एक क्या बोल सकते हैं हम, ये उसका ब्रदर, ब्रदर नहीं कहेंगे, हम कहेंगे एक फ्रेंड है। ठीक है, फ्रेंड है सोनू। ठीक है, ये एनुअली 10 लाख की इनकम अर्न कर रहा है। ठीक है, 10 लाख की इनकम कर रहा है। गवर्नमेंट कहती है टैक्स बने, टैक्स निकाल, टैक्स निकालो भाई, टैक्स कैसे बनता है भाई, हाथ मांगने वाला। हाँ ऐसे, टैक्स दे। ठीक है, वो मोनू को कहती है तू टैक्स दे हमें। क्या बेकार सी ड्राइंग है मेरी। ठीक है, उसको कहती है टैक्स दे। ठीक है, मोनू कहता है मैं क्यों टैक्स दूं। तो गवर्नमेंट कहती है एक होता है डायरेक्ट टैक्स, उसमें आता है इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स होता है जिस पर्सन पे लगा जाता है, जो पर्सन इनकम अर्न कर रहा है ना, वो उस पे टैक्स देगा। तो ये 10 लाख की इनकम अर्न कर रहा है, तो गवर्नमेंट कहती है तू एक डायरेक्ट इनकम अर्न कर रहा है, मतलब तेरी एक इनकम है 10 लाख की जो तू अर्न कर रहा है, सपोज सैलरी है। ठीक है, तो गवर्नमेंट कहती है तू इस पे टैक्स दे। अब ये टैक्स ये नहीं कह सकता गवर्नमेंट को ये मैं नहीं दूंगा, ये मेरा सोनू देगा, मेरा फ्रेंड जो है सोनू देगा, मैं नहीं दूंगा, इस पे जितना भी टैक्स बनता है फ्रेंड देगा। ये अलाउड नहीं है। तभी इसको नाम दिया गया है डायरेक्ट टैक्स। क्यों डायरेक्ट टैक्स, क्यों? क्योंकि लाइबिलिटी कैन नॉट बी पास्ड, पास्ड टू अदर्स। ठीक है, वाइस वर्सा। इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, ये एक शॉपकीपर है, इसने ये गुड्स रखे हैं। ठीक है, ठीक है, इसने गुड रखे हैं, ये पीछे से लाया, वो था एक मैन्युफैक्चर। ठीक है, मैन्युफैक्चर ने गुड्स बनाया, उसने एक मशीन थी उधर से निकाले, उसने यहाँ से गुड्स निकाल दिए। ठीक है, अब जो इसने सामान लाया रॉ मटेरियल, इसने उसके ऊपर पेमेंट की, सपोज 10,000 की पेमेंट की, प्लस टैक्स पे किया 18% जीएसटी। ठीक है, अब जब वो निकला यहाँ से, हमें उसका स्ट्रक्चर नहीं समझना है कि जीएसटी कैसे करते हैं, हमें जस्ट समझना है जीएसटी को इनडायरेक्ट क्यों बोलते हैं। तो जब उसने 18% टैक्स पे किया, सपोज करो, सपोज करो 18% कितना हो गया इसका, 1800, तो 10,000, 11,800। ठीक है, अब उसको इतना पे करना है, उसने पे किया, सपोज करो मैन्युफैक्चर ने इसको पे कर दिया, सपोज फार्मर है। ठीक है, उसको पे कर दिया। अब मैन्युफैक्चर ने गुड्स लिए एक 11,800, इसने अपना प्रॉफिट ऐड किया, प्रॉफिट ऐड करके सपोज इसने बेच दिया इसको 15,000 में। 15,000 पे ये लगाता है 18% जीएसटी, जब ये शॉपकीपर से खरीदता है तो इसका रेट बढ़ गया, सपोज एक्स रेट आ गया। ठीक है, 18% इसने जीएसटी ऐड कर दिया। अब देखो, इसने 18% जीएसटी मैन्युफैक्चर ने यहाँ पे किया, अब वही चीज इसने इससे इधर से कलेक्ट कर ली, मगर ज्यादा रेट पे क्लिक की, तो जो बीच का मार्जिन है, जो इसने 1800 यहाँ पे किया, ठीक है, और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा अमाउंट बना, सपोज कर लो, सपोज क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितना होता है भाई 18%, 18% कितना होता है भाई, कितना होता है वो, ऐसो। ठीक है, तो इसको जो मार्जिन हुआ ना, मार्जिन क्या हुआ, 2700 जो इसने शॉपकीपर से लिया, शॉपकीपर से लिया लिया, और जो इसने फार्मर को दिया 1800, 900, इसको 900 अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। बट ये अपनी जेब से नहीं पे करा, सोचा जाए तो इसने 2700 यहाँ से लिया भी तो, 1800 अगर चला गया तो 900 इसने फालतू लिया है शॉपकीपर से, तो यही गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो देखा जाए इसकी जो लाइबिलिटी थी, इसके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं आई, लाइबिलिटी तो अल्टीमेटली इसके ऊपर हो गई ना, शॉपकीपर पे। अब शॉपकीपर जब कस्टमर को देगा, वो अपना मार्जिन लेगा, 15,000 का वो सामान ले रहा है, वो कहेगा मेरा मार्जिन है 5,000 का, वो 20,000 में सामान बेच रहा है। ठीक है, अब 20,000 में जब वो सामान बेच रहा है, वो कहेगा कस्टमर को 18% जीएसटी भी लगेगा।
तो 20,000 के ऊपर जब 18% जीएसटी लगाएगा वो 3600 रुपया अल्टीमेटली किससे ले रहा है? कस्टमर से। ये गेम समझने वाली है। अल्टीमेटली लाइबिलिटी किसकी हो रही है? कस्टमर के ऊपर। लाइबिलिटी पास ऑन हो रही है, इसलिए उसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स क्यों बोला हमने उसको? क्योंकि उसमें लाइबिलिटी पास ऑन है। तो इनडायरेक्ट में लाइबिलिटी, इट्स लाइबिलिटी कैन बी पास्ड ऑन या ट्रांसफर टू अदर्स। और एक चीज आ गई और, डायरेक्ट टैक्स हमारी इनकम पे लग रहा है। अगर किसी की 10 लाख है तो उस पर कम लगेगा, ज्यादा इनकम है 20 लाख है तो ज्यादा लगेगा। तो हम इसको कह सकते हैं प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव इन नेचर। ठीक है, प्रोग्रेसिव इन नेचर क्यों? क्योंकि ये एज पर इनकम लग रहा है, स्लैब से लग रहा है। उसकी इनकम कम है तो कम लग रहा है, उसकी इनकम ज्यादा है तो ज्यादा लग रहा है। अब ये जो है इनडायरेक्ट, अगर गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया 18% तो 18, 28 बोल दिया तो 28, 40% अभी लागू नहीं है, 40 बोल दिया तो 40, जैसा गवर्नमेंट बोलेगा वैसे ही चलेगा ना। तो हम इसको क्या कहेंगे? रिग्रेसिव। ये नहीं देखता, भेदभाव नहीं करता, ये नहीं कहता कि जो पुअर है उसको कम लगेगा, ये कहता है रिच एंड पुअर आर इक्वल। तो ये कहेंगे रिग्रेसिव इन नेचर है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं मेन पार्ट पे। एग्जाम्पल इसकी ये आ गई, ये आ गए इनकम टैक्स, आ गए डायरेक्ट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स में आ गए जीएसटी और कस्टम एक्ट। ठीक है, तो अब मेन बात एक और आ जाती है, टैक्स क्या होता है? हमने टाइप पढ़ ली भाई, टैक्स तो पढ़ा ही नहीं क्या होता है। सर हमें टैक्स भी पढ़ाओ क्या होता है, टैक्स क्या होता है। ठीक है, देखो एक फैंसी सी डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, कभी पढ़ी नहीं होगी तुमने। फैंसी सी डेफिनेशन क्या है? कंपल्सरी, मतलब जिसके सामने लिखोगे ना खुश हो जाएगा कि ये बंदे ने लिखा गया। कंपल्सरी एक्सेक्शन, सेक्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ। लॉ इस केस में क्या है? ठीक है, ये एक वर्ड है एक्सेक्शन ऑफ मनी। ठीक है, कंपल्सरी है ब्रो, ठीक है, मैंडेटरी है। गवर्नमेंट ने कह दिया इसकी स्लैब पे टैक्स लगेगा तो देना पड़ेगा। ठीक है, वो वसूली कर रहा है तो तुमसे करेगा। अब लॉ है, लॉ कौन सा हो गया? सपोज को ले इस केस में इनकम टैक्स। ठीक है, क्योंकि वो कहता है कि इतनी इनकम अर्न कर रहे हो तो हमें पैसा देना पड़ेगा। मनी कैसे देना पड़ेगा? या तो कैश या बाय चेक, वो बैंक में डिपॉजिट करते हैं ना, या नेट बैंकिंग के थ्रू, मतलब ऑनलाइन जैसा भी कर सकते हैं। वो एक्सेप्टर आ गया। ठीक है, मनी पे करना पड़ेगा, मतलब कुछ और नहीं कर सकते तुम। ये नहीं कह सकते कि मैं अपनी लैंड दे दूंगा गवर्नमेंट को टैक्स में, वो नहीं कर सकते तुम, मनी देना पड़ेगा। ठीक है, एग्जैक्शन का क्या मतलब हुआ? सबसे मेन। ठीक है, इसका मतलब वसूली करना नहीं है, इसका मतलब है मांग। समझ रहे हो? हम ये नहीं कह रहे एक्सट्रैक्ट कर रहा है वो तुमसे, जबरदस्ती ले रहा है, वो सिर्फ मांग रहा है और तुम्हें देना पड़ेगा क्योंकि कंपल्सरी है। मतलब कान सीधा नहीं पकड़ रहा, घुमा के पकड़ रहा है। समझ रहे हो गवर्नमेंट कैसी है? ठीक है, इसके बाद अगला पार्ट आ जाता है। गवर्नमेंट सिर्फ टैक्स नहीं वसूलती, तुमसे बड़ा कुछ वसूलती है। जब हम आगे पढ़ेंगे ना ड्यूटी के बारे में, तब तुम्हें पता चलेगा। एक्साइज एक ड्यूटी है, एक कस्टम ड्यूटी है। ठीक है, अब एक ड्यूटी जो चीज है ना, वो लगती है गुड्स पे और सर्विसेज पे। इनकम पे नहीं लग रही हो, गुड्स या सर्विसेज पे लग रही है, मतलब किसी प्रोडक्ट पे लग रही है। प्रोडक्ट या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करो, इनकम पे नहीं लग रही है। ये बात समझ लो। टैक्स इज कंपल्सरी एक्सेशन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ। जो भी एक लॉ के अंडर गवर्नमेंट तुमसे पैसा ले रही है उसको टैक्स कहेंगे। ठीक है, बट ड्यूटी जो तुम पे कर रहे हो उसको टैक्स नहीं है, उसमें डिफरेंस है। ड्यूटी जो होती है वो गुड्स या सर्विस पे लगती है, जो टैक्स लगता है वो इनकम पे लगता है। ठीक है, उसके बाद ड्यूटी के बाद एक आ जाता है सेस। ठीक है, स्पेशल लेवी। ठीक है, ये कौन कलेक्ट करता है? ये एक स्पेशल लेवी का मतलब होता है लगाना। ठीक है, एक स्पेशल तरह का टैक्स लगा दिया उसने, कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट फॉर स्पेसिफाइड पर्सन। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है गवर्नमेंट ने
एक अमाउंट ऐसा फिक्स कर दिया कि जब भी तुम पे टैक्स लगेगा तुम एक अमाउंट पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर चीज के लिए दोगे। हम कहते हैं ना ईयर मार्क्ड मनी, कभी तुमने सुना होगा बैंक में ईयर मार्क्ड मनी, तुम भी करते होगे, तुम्हें पता नहीं होगा वर्ड का मतलब। ईयर मार्क मनी है, सपोज कर लो तुम्हारे पेरेंट्स है, वो कहते हैं इसकी फर्दर एजुकेशन आने वाली है सेकेंडरी, हमें उसके लिए खर्चा लगेगा सपोज 1 लाख रुपीज का, तो वो बैंक में एक एफडी करा देते हैं 80,000 की या 1 लाख की, 1 लाख की स्पेसिफिकली वो तुम्हारी एजुकेशन के लिए स्पेसिफिक। ठीक है, इसको कहेंगे ईयर मार्क मनी। इसको ईयर मनी कहते हैं क्योंकि हम ये किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहे, स्पेसिफिक पर्पस है इसका, ईयर मार्क मनी उसको कहते हैं। तो वैसे ही गवर्नमेंट कहती है कि जो सेस है वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, गवर्नमेंट एक रेट डिसाइड करती है, आएगी ये एक स्पेसिफिक रेट है, इतने अमाउंट से तुम्हें सेस देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जब हम इनकम की कैलकुलेशन, टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं इनकम पे, इनकम टैक्स में टैक्स कैलकुलेट करते हैं, गवर्नमेंट कहती है तुम्हारे टैक्स के ऊपर इनकम के ऊपर नहीं, जो तो टैक्स कैलकुलेट करोगे ना उसके ऊपर ऐड कर देना 4% सेस। 4% वो कहती है सेस ऐड करो। अब उस सेस में क्या क्या आता है, पार्ट होना चाहिए ना उसका, मतलब तुम्हें पता होना चाहिए 4% किस चीज से बन रहा है। उसकी ना एक ब्रेकअप है, जो बहुतों को कम को पता होती है कि इसका कुछ ब्रेकअप भी है, वो तो उनको बस इतना पता होता है कि टैक्स निकल रहा है, 4% सेस ऐड कर दो, आंसर कंप्लीट। भाई आंसर को क्या करना है जब तुम्हें पता ही नहीं है कि सेस किस लिए ऐड कर रहे हैं तुम। ठीक है, सेस के ना ये है, ठीक है। पहला हिस्सा है एजुकेशन, एजुकेशन नहीं कहेंगे हम उसको कहते हैं, नहीं, हम उसको कहेंगे सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस। पढ़ाई वाला खर्चा 2% लेती है वो तुमसे गवर्नमेंट, 1%, 1% लेती है। ठीक है, एक आ जाता है हेल्थ सेस, हेल्थ सेस, ठीक है, वो आता है 1%। 2% बच गया, 2% आ जाता है एजुकेशन, एजुकेशन इन द सेंस जो सेकेंडरी से पीछे आ जाती है, प्राइमरी एजुकेशन से, जनरल एजुकेशन सेस 2%। अब इस सेस को कोई नाम भी तो देगी ना, जब तुम कोई कैलकुलेट करते हो, जैसे तुम्हारा टैक्स निकला सपोज 2.5 लाख, तुम इसके ऊपर जब सेस ऐड करोगे तुम यहाँ पे क्या लिखोगे, सेस, ऐसा थोड़ी लिखेगा, तुम कुछ ना उसको वर्ड तो दोगे ना। गवर्नमेंट इस सेस को कहती है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ठीक है, इसमें तीनों वर्ड्स आ गए, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, इसको स्मॉल में कहते हैं HEC, और हम इसको लिखते हैं HEC@4%, क्योंकि ये 4% ऐड होता है। अब 4% किस अमाउंट का लगेगा, जितना तुमने टैक्स निकाला, मतलब 4% ऑफ 2.5 लाख। ठीक है, इसका लगेगा, जब हम इधर डालेंगे तो लिखेंगे 2.5 लाख इंटू 4%, जो भी वैल्यू आ रही है, सपोज एक्स वैल्यू, कोई भी वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये हमारा बेसिक सा पार्ट था इसका, जिसमें हमें सीखा कि टैक्स के टाइप क्या होते हैं, टैक्स का क्या मतलब होता है, हमने क्या क्या रूल पढ़ने हैं इसमें, क्या क्या एक्ट पढ़ने हैं। एक एक्ट है इनकम टैक्स एक्ट, एक है फाइनेंस एक्ट, और इसके साथ हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स रूल 1962, इनकम टैक्स एक्ट कौन सा, 1961। साथ में हम सर्कुलर्स पढ़ते हैं जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन इशू करता है, नोटिफिकेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता है, और कोर्ट वर्डिक्ट जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के होते हैं। फिर हमने समझा टैक्स का मतलब क्या होता है, टैक्स होता है कंपल्सरी एक्सैक्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ। ठीक है, गवर्नमेंट तुमसे मांग रही है वो मनी कंपल्सरी। ठीक है, एक हमने पढ़ा ड्यूटी जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, एक हमने पढ़ा सेस जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए गवर्नमेंट तुमसे ले रही है और वो सबको एप्लीकेबल होता है। ठीक है, 4% किसी की भी इनकम अगर टैक्स निकल रहा है तो 4% सेस एड अप होगा। ओके, उसके बाद हमने इनडायरेक्ट डायरेक्ट का डिफरेंस पढ़ा कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स होता क्या। ठीक है, अब तुम्हें इसकी एक लाइन बताएंगे, इसको तुम फ्रेम करा के दीवार पे लगा देना। टैक्स पढ़ रहे हो ना तुम, एक लाइन पढ़ाएंगे, सारा टैक्स इसमें कवर हो जाएगा, मानो नहीं मानो सारा टैक्स इस लाइन में कवर होगा। ठीक है, मैंने जिनसे पढ़ा ना उन्होंने मेरे को सिखाया था ये। ठीक है, कहेंगे एवरी पर्सन आर लाइबल
टू पे टैक्स देयर इनकम। यार ऐसा नहीं लिखते, कैपिटल में लिखते हैं यार, ये छप जाना चाहिए दिमाग में। एवरी पर्सन आर liable to pay tax on their income। इनकम पे लगता है टैक्स, मैंने तुम्हें बताया 10 लाख की एग्जांपल देके। इनकम एज पर रेजिडेंशियल स्टेटस। देखो ये जो डेफिनेशन है ना, इसको याद करना है, कहीं काम नहीं आएगी डेफिनेशन, मैं तुम्हें बोल देता हूँ कहीं नहीं लिखने तुम्हें, बट पूरा टैक्स इसके ऊपर निर्भर है। सोचो क्या है, एवरी पर्सन। अबे यार इसको क्या करूं मैं, छोटा कर लेते हैं। आगे फोकस ऑन वर्ड पर्सन, ठीक है। दूसरा वर्ड फोकस करो टैक्स के ऊपर, ठीक है। तीसरा वर्ड फोकस करो इनकम के ऊपर, कितने टाइप की इनकम है अभी देखना ना। लास्ट वर्ड इज रेजिडेंशियल स्टेटस भी आएगा आगे, स्टेटस भी लिख देना भाई, स्टेटस। देखो ये डेफिनेशन पूरी आज तो समझ नहीं आएगी, ये डेफिनेशन पहले रटो, ठीक है। धीरे धीरे सब चीजें आएंगी, और मैं जब जब इससे रिलेटेड कंसेप्ट पढ़ाऊंगा ना कोई, मैं तुम्हें इस डेफिनेशन पे घुमा फिर के वापस ले आऊंगा, ठीक है। क्या टाइम हुआ इसका, ओके है हमारे पास टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है ना टैक्सेशन के अंदर, कि हम टैक्स कैसे लगाते हैं, ठीक है, वो पढ़ेंगे। तो अब हम चलते हैं नीचे, इसको याद कर लो भाई, एक बार फिर से रीड कर दो। एवरी पर्सन कहता है हर एक पर्सन जो टैक्स पे करने के लिए लाइबल है, जिसके ऊपर टैक्स लग रहा है उसकी इनकम के ऊपर, ठीक है। टैक्स कहाँ लग रहा है, उसकी इनकम के ऊपर। कैसे लग रहा है, उसका रेजिडेंशियल, उसके रहने का स्टेटस देख के, कि वो इंडिया में रहता है कि बाहर रहता है, ठीक है, उसके ऊपर टैक्स लगता है, ठीक है। ये लाइन याद रख लो बस, मतलब इस लाइन में मतलब पूरा टैक्स समझ आओगे इस लाइन में, ये सारा टैक्स यहीं पे आएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है, बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं। टैक्स में दो वर्ड आते हैं जो बड़े कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, आज तक कभी समझ ही नहीं आते कि क्या वर्ड होते हैं। एक का नाम है प्रीवियस ईयर, पी वाई, एक का नाम है ए वाई। ये ऐसे दो शब्द हैं, बच्चा घूमता रह जाता है, पूरा टैक्स कंप्लीट हो जाता है, मगर उनको यही नहीं पता कि ए वाई क्या है और पी वाई क्या है, ठीक है। पी वाई क्या होता है, पी वाई होता है प्रीवियस ईयर। डेफिनेशन है यार, मतलब पे नहीं जाना। प्रीवियस ईयर तुम सोच लो कि पिछला साल, नहीं भाई, यही तो वहम है लोगों का, ठीक है। प्रीवियस ईयर को ना हम असेसमेंट ईयर से लिंक करेंगे, तब जाके तुम्हें समझ आएगा। लोग प्रीवियस ईयर को पहले पढ़ाते हैं, नहीं यार, प्रीवियस ईयर को पहले थोड़ी पढ़ाना है, पहले असेसमेंट ईयर को पढ़ाना है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। चलो मेरे साथ बने रहना। सपोज कर लो ये है 1/4/2021, ठीक है। 1/4/2021, ये एक पर्सन खड़ा है, इसने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। ये बिजनेस रन करता है, ठीक है, आगे चलता रहता है, चलता रहता है, टाइम गोज अप, इस साल का क्लोज आ जाता है 31/3/2020, बुक्स फाइनलाइज करता है, ये बुक्स में बैलेंस शीट पी&एल सब बनाता है, ये कैलकुलेट करता है इसका प्रॉफिट कितना हुआ बिजनेस से, इसका प्रॉफिट हुआ है 5 लाख का। ये बड़ा खुश हो जाता है कि 5 लाख का प्रॉफिट आया यार मुझे, मैंने 1 साल रन किया और पहले साल में 5 लाख का प्रॉफिट आ गया, मैं ग्रो कर रहा हूँ, ठीक है। नया साल स्टार्ट होता है 1/4/2022, नया साल कब खत्म होगा, 31/3/2022, ठीक है।
अब गवर्नमेंट क्या कहती है कि तुम्हें प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। भाई अगर तुम इनकम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, गवर्नमेंट क्या कहेगी, तुम यहाँ पे आ रही हो, तुम्हें पता है आगे वाले साल में पैसा आने वाला है तुम्हारे पास, तुम अभी टैक्स दे दो। तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारी इनकम कितनी होगी, तुमने अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, तुम क्या टैक्स यहाँ भी दे दोगे? गवर्नमेंट कहेगी तुम टैक्स पे करो। हम्म ऐसा नहीं चलता। गवर्नमेंट को तुम बोलोगे हमें पता ही नहीं अभी इनकम कितनी होनी है, तुम ऐसे ही टैक्स मांगते जा रहे हो ही नहीं सकता, बिजनेस तो हमने अभी खोला है, हमें पता ही नहीं कितनी इनकम होगी। तो गवर्नमेंट कहती है ये जो साल में तुमने कमाया इसका टैक्स तुम पे करोगे इधर। कहाँ पे पे करोगे? फिर से बना रहा हूँ, ध्यान से देखिए, फोकस करिए। 1/4/2021 से 31 मार्च 2022। अब इस ईयर को क्या बोलेंगे? असेसमेंट ईयर। ठीक है। असेसमेंट का क्या मतलब है? असेसमेंट का मतलब है तुम उसकी कैलकुलेशन कर रहे हो, तुम उसका जो तुमने इनकम कमाई तुम उसको निकाल रहे हो कि तुमने कितनी इनकम कमाई, तुम उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करोगे, तुम उसके ऊपर टैक्स पे करोगे, तुम गवर्नमेंट को बताओगे कि मैंने इतनी इनकम कमाई, इतना मैंने टैक्स पे कर दिया तुम्हें। ठीक है। उस ईयर को कहेंगे असेसमेंट, क्योंकि तुमने अपने इनकम को असेस किया। असेस मतलब निकाला। ठीक है। असेसमेंट ईयर में तुम क्या करते हो? यू असेस, सॉरी, असेस योर इनकम। ठीक है। हम मतलब जनरल वर्ड है, इसको अब कहीं लिख नहीं देना, तुम्हारा भरोसा नहीं है, मिटा ही देते हैं। ठीक है। इसको कहते हैं हम असेसमेंट ईयर, जब हम इनकम को असेस करते हैं। ठीक है। अब जिस ईयर हम असेसमेंट कर रहे हैं, क्या वो ईयर ये है? खुद सोचिए, अगर हम असेसमेंट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 1/4/2022 के बाद। ठीक है, ये बाद कर रहे हैं ना, मगर असेसमेंट हो किस ईयर का रहा है? समझो वर्ड को, हो किस ईयर का रहा है? 1/4/2022 से लेकर 31 मार्च 2022 का असेसमेंट हो रहा है क्या? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि इनकम तो तुमने पिछले साल अर्न करी, बच्चे कहेंगे हम इस साल भी तो अर्न करेंगे, बट तुम्हें थोड़ी पता तुम कितना अर्न करोगे। कैन यू इमेजिन, तुम जो ज्योतिष हो कि तुम्हें पता है कि कितना अर्न करोगे, तुम अभी असेस कर लोगे कि मेरी इनकम 8 लाख है, मैं अभी बता देता हूँ गवर्नमेंट को मेरी इनकम 8 लाख है? यू कांट से। ठीक है। तो इसलिए जब हम असेसमेंट ये लिखते हैं, हम उसमें असेस किस ईयर का करते हैं? पिछले साल का। उसको हम क्या कहेंगे? पिछला साल कौन सा हुआ जब हमने इनकम अर्न की? हम कहेंगे, अरे मैंने गलत लिख दिया, 2023 होगा। ठीक है, 31 मार्च 2022। ठीक है। सोचो खुद की, अगर असेसमेंट कर रहे हो तुम 2022-23 में, तो किस ईयर का करोगे? पिछले साल का ना, ऑब्वियस सी बात है, पिछले साल तुमने इनकम अर्न की, अब तुमने पूरे साल काम करके इनकम अर्न की, उसका जब तुम कैलकुलेशन करोगे वो ईयर एंड के बाद ही करोगे ना। ये तो नहीं कहोगे ना मैं पहले ही बता देता हूँ मेरी इनकम इतनी है। गवर्नमेंट क्या कहेगी? पागल, तूने अभी इनकम अर्न करनी है। ठीक है। तो हम इस साल को, जिस साल तुम इनकम को असेस कर ले हो, किस साल की? पिछले साल की इनकम को असेस कर रहे हो ना, तो इसलिए जिस साल में तुम असेस कर रहे हो उसको बोलेंगे असेसमेंट ईयर। जिस साल की इनकम को असेस करोगे उसको कहेंगे प्रीवियस ईयर। अब ये लागू ना, ये रूल चेंज होता रहता है। तुम ये नहीं कह सकते कि ये ईयर असेसमेंट ईयर भी रहेगा, यही ईयर बाद में जाके, यही मतलब यही ईयर असेसमेंट ईयर रहेगा, ये प्रीवियस ईयर नहीं हो सकता। यही तो बच्चों को समझ नहीं आता कि जो एक असेसमेंट ईयर है वो पहले जाके प्रीवियस ईयर भी तो था। सोचो ना। अब यहां से तुम निकले, यहाँ से तुमने टैक्स कल बिजनेस स्टार्ट किया प्रीवियस ईयर में, इस ईयर से बिजनेस स्टार्ट किया। जब तुमने इसमें बिजनेस स्टार्ट किया, इधर जाके तुमने एसेस किया 2022-23 में, इधर तुमने एसेस किया। किस ईयर को एसेस किया? पिछले साल को, उसको तुमने कह दिया प्रीवियस ईयर। अब तुम सोचो, यहाँ से जब तुम आगे पहुंचोगे, यहाँ पे खड़े हो गए 31 मार्च 2023 में, जब तुम इधर से आगे करोगे, तो अब ये असेसमेंट ईयर नहीं बन जाएगा एक? किसका? 22-23 का असेसमेंट ईयर, जिधर तुम इनकम असेस कर रहे हो किसकी? 22-23 की। बट इस असेसमेंट ईयर को क्या बोलेंगे, नाम क्या देंगे? किसके बाद आ रहा है? ये आ रहा है असेसमेंट ईयर कब आ रहा है? ये आ रहा है 1/4, अरे क्या हो रहा है, 1/4/2023 और 31 मार्च
2024, तो हम इस असेसमेंट ईयर को क्या बोलेंगे, 22, 23, 24, ठीक है। 2023, 24 असेसमेंट ईयर को यही नाम देंगे ना। बट अब इनकम कौन से साल की असेस कर रहे हैं, इससे पिछले साल की, तो हम इस साल को अब प्रीवियस ईयर भी कहेंगे ना। तो सोचो, एक ईयर असेसमेंट ईयर भी है, एक ईयर प्रीवियस ईयर भी है। अनलेस इट इज द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस, हम उसको असेसमेंट ईयर भी मानेंगे, प्रीवियस ईयर भी मानेंगे। अब तुम सोचो, जब तुम इस साल में, मैंने इधर एवाई लिखा क्योंकि तुम्हारी पीछे इनकम ही नहीं थी, तुमने स्टार्ट ही अभी किया, तो तुम्हारे लिए यहाँ से स्टार्ट होगा प्रीवियस ईयर से। पर जब तुम नेक्स्ट ईयर में आओगे तब असेसमेंट ईयर भी तो आएगा। अब वो ईयर जब अगले साल असेस होगा उसको क्या बोलेंगे, प्रीवियस ईयर। मतलब फर्स्ट ईयर को छोड़कर अगले जितने साल आएंगे वो एक असेसमेंट ईयर भी होगा, एक प्रीवियस ईयर भी होगा। ओके, इतना बात समझ लो। बट हमें फ्लो में चलना है। पहले हम करेंगे इनकम, उसको हम करेंगे असेस। जब हम असेस करेंगे, जिस साल की इनकम को करेंगे उसको कहेंगे प्रीवियस ईयर, जिस साल में करेंगे उसको कहेंगे असेसमेंट ईयर। तो अब आपसे अगर मैं पूछूं कि मैंने 2025 में अगर कोई बिजनेस रन किया, ऑलरेडी रन रहा, कंटिन्यू बिजनेस आ रहा है, ठीक है, कंटिन्यू बिजनेस आ रहा है, मैंने 2000, अब मैं पहुंच गया 31 मार्च 2026 पे, ठीक है। अब जब मैं इस ये बिजनेस को यहाँ पे प्रॉफिट निकालता हूँ, कोई भी प्रॉफिट आता है, एक्स प्रॉफिट आ जाता है मेरा, तो जब मैं इधर से आगे जाऊंगा, मैं इस साल को बोलूंगा असेसमेंट ईयर। किस साल का असेसमेंट कर रहा हूँ, 2025 26 का। तो 2025-26 को क्या होगा, प्रीवियस ईयर। तो असेसमेंट ईयर कौन सा हो गया, 2026, 27, क्योंकि मैंने कब किया, 1/4/2026, 31/3/2027 के बीच में। तो इसको क्या कहूंगा, 26, 27। और जो प्रीवियस ईयर है उसको क्या कहूंगा, 2025-26। यही जब अगले साल हो जाएगा, अगले साल बिजनेस रन किया, ये एंड आ गया, तो ये भी तो एक प्रीवियस ईयर बन जाएगा, ये इसका असेसमेंट ईयर। ठीक है ना, समझे ना। ऐसे ही फ्लो चलता रहता है, पहले बनता है असेसमेंट ईयर, फिर बनता है प्रीवियस ईयर। अगर तुम ऐसा मान के चलोगे कि पहले प्रीवियस ईयर बना फिर असेसमेंट ईयर बना, भाई बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। पहले मानो तुमने बिजनेस ही स्टार्ट किया, बिजनेस आगे गया, जब तुमने उस बिजनेस में इनकम अर्न करी या लॉस किया, जो भी किया, जब तुमने उसकी असेसमेंट की, जब तुमने निकाला कि गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि हमने क्या अर्न किया है, उस ईयर को बोलेंगे असेसमेंट ईयर। उससे पिछला ईयर जिसमें तुमने इनकम अर्न की उसको हम कहेंगे प्रीवियस ईयर। सिंपल सा रूल है, ऐसे चलोगे तो याद रहेगा। अगर उल्टा तरीका करने की, पहले प्रीवियस ईयर आएगा जिसमें इनकम अर्न करेंगे, उसका अगले ईयर जिसमें असेसमेंट करेंगे उसको असेसमेंट ईयर बोलेंगे। भाई मानो ना मानो, एंड तक पहुंचते पहुंचते तुम्हें ये कंसेप्ट निकल जाएगा दिमाग से, तुम कहोगे हमें यही नहीं पता असेसमेंट ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है। तो इसलिए बेस्ट यही है, इनकम अर्न की, तुम पहुंचे अगले साल, तुमने उसमें उसकी असेसमेंट की, उसको निकाला, तुमने कहा हमारी इनकम इतनी है, ठीक है, तो उस ईयर को बोलेंगे हम असेसमेंट ईयर, जब तुमने निकाला। बट निकाला किस ईयर का, उसके पिछले साल का, उसको बोलेंगे पीवाई, प्रीवियस ईयर। ठीक है, अब ये चेंज होता रहता है प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, क्यों, क्योंकि भाई टाइम रुकता थोड़ी है, तुम आगे प्रॉफिट अर्न करते जा रहे हो। जब उसका असेसमेंट करोगे तो वो असेसमेंट ईयर अगला बन जाएगा, प्रीवियस ईयर जिस ईयर में हमने इनकम अर्न की। ठीक है ना, बिजनेस थोड़ी रोक रहे हैं हम, ये डिफरेंस आ जाता है असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर में। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं फिर। कल हम थोड़ा सा कर लेंगे बात एडवांस टैक्स के ऊपर नेक्स्ट क्लास में। एडवांस टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं वो तो अभी नहीं बताएंगे। कितना स्लैब होता है, मतलब गवर्नमेंट कहती है अगर तुम कोई इनकम अर्न कर रहे हो, सपोज कर लो मैंने यहाँ पे जब ऊपर वाले केस में निकाला कि मैं 5 लाख प्रॉफिट अर्न किया, अब उसको अंदाजा है ना कि वो 5 लाख का प्रॉफिट अर्न कर रहा है। जब वो यहाँ पे पहुंचेगा उसको अंदाजा है ना कि मैंने इतना प्रॉफिट अर्न कर लिया, अभी तक मेरी इतनी सेल होगी, मेरा इतना तो प्रॉफिट हो जाएगा, मोटा मोटा तो पता है ना अंदाजा। तो वो गवर्नमेंट कहती है अंदाजे से कुछ अमाउंट पे कर दो एडवांस टैक्स। क्यों, क्योंकि तुम एंड में जाओगे तुम्हारे पास लोड बढ़ेगा। अब देखो, लोग लेते हैं इसको नेगेटिव वे में, वो कहेंगे कि हम क्यों पढ़े, हम एंड में पे करेंगे। जब एंड में उनको मोटा अमाउंट पे करना पड़ता है ना, तब उनको चुभता है कि हम कहाँ से पे करें। ठीक है ना, अगर उन्होंने थोड़ा थोड़ा अमाउंट पहले ही पे करके रखा हो तो एंड में उनको मोटा अमाउंट नहीं पे करना पड़ेगा, तो उनको चुभेगा भी नहीं। इसलिए गवर्नमेंट एडवांस टैक्स रखती है। लोगों को लगता है बुरा, मगर गवर्नमेंट उनका ही सोचती है। गवर्नमेंट को बाद में बोलोगे कि हमारे पास पैसे नहीं, हम कैसे पे करें, गवर्नमेंट कहेगा तुमने अर्न किया था, तुम निकाल के रखना था ना, तब तुम्हें खर्चा करने में लगे रहे थे, तुम ये लूंगा मैं वो लूंगा। तो बेटर है ना पहले थोड़ा सा सेव कर लो, उसको एडवांस टैक्स डाल लो। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया, तो हमें पता चल गया एवाई क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है। तो अब हम कल पढ़ेंगे, हम करेंगे कल पर्सन। पर्सन क्या होते हैं,
इनकम जब कैलकुलेट करोगे, पर्सन क्या होता है, ठीक है ना, हर एक सेम तो नहीं होता ना, कुछ इंडिविजुअल होते हैं। क्यों हिंट क्यों दे आगे, कॉर्पोरेट भी तो होते हैं, कंपनी अलग होती है, वो एक पर्सन थोड़ी, हम कहते हैं ना सेपरेट लीगल एंटिटी है, बस वैसे ही और भी होते हैं, वो कल पढ़ेंगे हम। और एडवांस टैक्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कुछ कैलकुलेशंस है, अभी तुम्हें रेजिडेंशियल स्टेटस में पढ़ाएंगे क्योंकि वो थोड़ा सा हाई लेवल आ जाएगा आगे, वो पढ़ाएंगे तो तुम बोर हो जाओगे, जैसे बोर होने नहीं दूंगा, एग्जाम्पल्स मस्त मस्त लेंगे। तो अगले क्लास में हम करेंगे पर्सन की डेफिनेशन, एडवांस टैक्स कर लेंगे और थोड़ी कैलकुलेशन सीखेंगे, अगले में मजा आ जाएगा कैलकुलेशन करते वक्त। ठीक है, आज के लिए इतना ही, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास।